Hello everyone, welcome back to our channel. This is Weber Consult. Today we are going to revise the equalization levy in the shortest time with everything. हर डिटेल्स हम इस पर कवर करने वाले हैं और शॉर्टेस्ट टाइम में कि जिससे ये वीडियो अगर आप अपने एग्जाम से 1.5 डेज के बीच के जो गैप में देख रहे हैं उसमें भी अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स आप पूरा का पूरा इक्वलाइजेशन लेवी अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और इस बार आपके एग्जाम के लिए इक्वलाइजेशन लेवी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड दैट टू अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो 2% वाला एप्लीकेबल ज्यादा होने वाला है, इंपॉर्टेंट ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अब जो मई 25 और नवंबर 25 के एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अब फाइनेंस एक्ट से हटा दिया गया। तो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है और आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है तो हो सकता है आईसीआई इक्वलाइजेशन लेवी से आपको एक क्वेश्चन पूछ ले। तो आई होप मैं बिना किसी देरी के आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा देता हूँ इक्वलाइजेशन लेवी है क्या। देखो, इक्वलाइजेशन लेवी के दो सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन नंबर 165 एंड सेक्शन नंबर 165 ए। ये दोनों फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंसर्ट हुए हैं। याद रखना, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंसर्ट हुए, इनकम टैक्स में नहीं है। ठीक, फिर आओ इक्वलाइजेशन लेवी। सबसे पहले मैं बात करता हूं 165 वाले की। 165 में देखो क्या है। अगर कोई एनआर नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देता है, कौन सी सर्विसेज? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देता है किसको? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पढ़ा कर लेते हैं इसे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया प्लस उसका वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहे हो, कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। या फिर कौन? एक कोई ऐसा नॉन रेसिडेंट से क्या ले रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है पर जिसका पीई इंडिया में है। तो रेसिपिएंट कौन हुआ? रेसिपिएंट वो हुआ जो एनआर हैविंग पीई इन इंडिया है। अगर वो क्या ले रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है किसी और एनआर से, तो उसके ऊपर क्या होता है? आप एप्लीकेबल करवाओगे ईएल, इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6%। जब आप पेमेंट करोगे तो आप इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करोगे। ठीक, एनआर हैविंग द पी। अब ये 6% का हमने कहा इक्वलाइजेशन लेवी। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी कब नहीं लगेगा 6% का? उसके कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, एनआर हैविंग पीई इन इंडिया। अगर इस एनआर का भी पीई इन इंडिया है, इसका अगर पीई इन इंडिया है और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कनेक्टेड है विद सच पीई, जो आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दे रहे हो वो उसी पीई के थ्रू हो रही है, तो इस केस में इक्वलाइजेशन लेवी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनआर हैविंग पीई इन इंडिया, ये तो हम एक तरह से अपने रेसिडेंट की तरह मान लेते हैं ना, इसको तो सारा टैक्सेशन लगाते हैं, तो पीई तो मतलब अपनी इंडियन कंपनी की तरह मान लिया हमने। तो एनआर नहीं बना, इसलिए सबसे पहले उस एनआर को हटाते हैं जिसका पीई इन इंडिया में हो, वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज उसी पीई से कनेक्टेडली दे रहा है। सेकेंडली, आप जो इसका पेमेंट वगैरह करते हो ना, पेमेंट अप टू 1 लाख है। शब्द याद रखना, अप टू 1 लाख है, यानी कि 1 लाख रुपए भी चलेगा क्या? 1 लाख रुपए भी पेमेंट है तो चलेगा क्या? तो मतलब तब तक अप टू 1 लाख है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। जैसे ही 1 लाख से ऊपर हुआ, 1 लाख 1 रुपया भी हो गया, तो अब आपको ईएल की एप्लीकेबिलिटी आ गई और अब आपको 6% से क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक है तो एक्सेप्शन है, तो आपको ईएल नहीं काटना। ठीक, सेकंड, थर्ड सॉरी, पेमेंट मेड इज नॉट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हमने ऊपर बात करी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, पीई है तो पीई से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप जो पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का, वो आपका बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं है, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद, अब हमने इक्वलाइजेशन लेवी काट तो लिया, अब हमें जमा भी करवाना होगा सरकार को, जैसे टीडीएस टीसीएस जमा करवाते थे वैसे इक्वलाइजेशन लेवी भी जमा होगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी कब तक जमा कराना है? कहते हैं 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको क्या करवाना पड़ेगा? जमा करवाना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165। आपका जो काटा है 6% वाला, वो आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक जमा करवाना पड़ेगा। और अगर पेनल्टीज होंगी तो क्या होंगी? अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट ही नहीं की, इक्वलाइजेशन लेवी आपने काटा ही नहीं, तो जितने इक्वलाइजेशन लेवी काटना चाहिए था उतने ही अमाउंट की पेनल्टी भी लग जाएगी। तो आपका पेमेंट क्या करना हुआ? इक्वलाइजेशन लेवी प्लस पेनल्टी। ठीक, इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है वो भी हम नीचे देखेंगे। ठीक, अगर आपने काट लिया था पर आपने पेमेंट नहीं किया सरकार को, तो 1,000 रुपए पर डे मैक्स अप टू इक्वलाइजेशन लेवी नॉट पेड। 1,000 रुपए पर डे की आपको क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। पर उस पेनल्टी का अमाउंट आपकी इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका 1 लाख रुपए की पेनल्टी, आपके 1 लाख का इक्वलाइजेशन लेवी था जो आपको भरना था, आपने नहीं भरा, तो एक एक मतलब आपका क्या, एक एक हजार करके सिर्फ कितना 100 दिन तक लग पाएगा, 101 दिन तक लगेगा। आपने 101 दिन भी पे नहीं किया, 102 दिन भी पे नहीं किया, तो भी आपको 1 लाख रुपए की ही पेनल्टी मैक्सिमम लग पाएगी इस केस में। देन अगर कोई रीजनेबल केस है कि आप सच में किसी रीजनेबल कॉज की वजह से आप जमा नहीं कर पाए, आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं सरकार को
पैसा लेकर बैठ जाऊं, अगर रीजनेबल कॉस्ट है तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है, ठीक है ना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 165 हो या फिर 165 ए हो, अगर आप पेमेंट डिले करते हो, याद रखना पेमेंट डिले की बात की गई है, डिडक्शन डिले करते हो, वो सब करते हो, उसकी बात कुछ की गई है नहीं की गई है। यानी कि पेमेंट अगर आपने सरकार को करने के लिए डिले कर दिया गया, चाहे 165 का हो या फिर 165 ए का हो, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे क्या करता है, आपका इंटरेस्ट भी लग जाता है। अगर आपने 1 महीना 2 दिन भी आपने डिले किया ना, तो पूरा 2% का आपको क्या लग के चलेगा, इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पर मंथ तो है ही, पर वो 2 दिन का भी डिले हुआ ना, वो पार्ट ऑफ द मंथ में आ जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ भी वो फुल मंथ काउंट करता है। तो 1% के रेट से पर मंथ है, अगर आपने 1 महीने से ऊपर 1 दिन भी किया ना, तो पूरा 2% लग जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हुई। ये था हमारा टोटल 165। अब आते हैं हम 165 ए पर। 165 ए में देखो, एक है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और दूसरा कौन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जो बाय करता है गुड्स सर्विसेज और बोथ यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। यार कोई ऐसा पर्सन जो गुड्स सर्विसेज एंड बोथ दोनों क्या करता है, बाई करता है फ्रॉम द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या फिर कोई एक ऐसा एनआर जो सेल करता है एडवर्टीजमेंट टू कस्टमर। अब वो कस्टमर कौन है, एक एनआर कोई सेल कर रहा है एडवर्टीजमेंट टू द कस्टमर, अब वो कस्टमर कौन है, वो कस्टमर या तो रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर वो एक्सेस कर रहा है एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस इन इंडिया। वो कस्टमर या तो रेसिडेंट है इंडिया का, या फिर वो एडवर्टीजमेंट को आईपी एड्रेस इन इंडिया से क्या कर रहा है, वो उसको एक्सेस कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट देख पा रहा है कहां से, इंडिया के आईपी एड्रेस से, तो वो कवर है। सेकेंडली, एनआर ही कोई सेल करता है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम, और डेटा किससे कलेक्ट होना चाहिए, सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया से होना चाहिए, और डेटा जो हो रहा है वो यूज होना चाहिए फ्रॉम द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो ये हमारे को पता चल गया, अगर ऐसा कोई सर्विसेज हमने लिया ईसीओ से, तो उसके कंजंक्शन में हमने क्या किया है, हमने कंसिडरेशन पे किया है। अब देखो, कंसिडरेशन ईसीओ को रिसीव हो गई हो या फिर रिसीवेबल हो, दोनों चलेंगे। रिसीव हो गई हो तो भी, रिसीवेबल हो तो भी, दोनों पर 2% का क्या लगेगा आपको, 2% का लगेगा आपको इक्वलाइजेशन लेवी, वो आपको जमा करवाना होगा। अब मैंने इसमें कंसिडरेशन में एक स्टार लगाया, कंसिडरेशन का मतलब पहले समझ लो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन का मतलब, कंसिडरेशन शेल नॉट इंक्लूड, बाकी सारी चीजें आएंगी कंसिडरेशन में, बट जो हम बता रहे हैं वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विच आर ओन्ड बाय, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विच आर ओन्ड बाय, किसने ओन कर रखे हो, रेसिडेंट इन इंडिया ने ओन कर रखे हो, या फिर पीई इन इंडिया ऑफ एनआर कनेक्टेड विद पीई। तो मैंने कहा था पीई इन इंडिया ऑफ एनआर, ये तो एक तरह से इंडियन कंपनी मान लेते हैं ना हम, तो यानी कि सिंपल सी बात है, कोई इंडियन ही अपने गुड्स और सर्विसेज आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके कंसिडरेशन जो होगी वो हम कंसिडरेशन में नहीं मानते। अगर वो ही आपको कंसिडरेशन पे कर रहा है तो वो कंसिडरेशन में नहीं मानते, फिर हमें कोई एक एनआर चाहिए ना, एनआर हमारे को मिलेगा नहीं इस केस में। फिर अगर यही रेसिडेंट इन इंडिया हुआ, पी इन इंडिया ऑफ एनआर हुआ, तो कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तो इसी वजह से कहा गया कि ईसीओ कंसिडरेशन जो पे होगी उस पर 2% तो कटेगा, पर कंसिडरेशन क्या नहीं है, कंसिडरेशन वो नहीं है जिससे सेल ऑफ, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज आर ओन्ड बाय, वो गुड्स और सर्विसेज किसने ओन कर रखे हैं, या तो रेसिडेंट इन इंडिया ने कर रखे हैं, या फिर पीई इन इंडिया ऑफ एनआर ने कर रखे हैं, जिसका कनेक्टेड जो काम किसका कनेक्टेड विद द पीई है, ठीक है ना। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, ये 2% का इक्वलाइजेशन लेवी कब नहीं लगेगा, तो ये कहता है, ये जो ईसीओ है ना, इसका पीई है इंडिया में, और जो सर्विसेज है कनेक्टेड विद पीई है, देखना यही वाली चीज नहीं है, यहाँ एनआर था तो एनआर बोला, ईसीओ है तो ईसीओ बोला, हैविंग पी इन इंडिया, हैव पी इन इंडिया, बात वही है, इफेक्टिवली कनेक्टेड होना चाहिए। अमाउंट अप टू 1 लाख बोला था, अभी क्या कहता है, ईसीओ का जो टर्नओवर है ना, पेमेंट वाली बात नहीं कर रहा, वो ईसीओ के टर्नओवर की बात कर रहा है, टर्नओवर, तो टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, क्या 2 करोड़ होगा तो चलेगा, क्या नहीं चलेगा, यहाँ 2 करोड़ पर भी काटना पड़ेगा, यहां 2 करोड़ पर भी काटना पड़ेगा, अगर 2 करोड़ से कम है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। तीसरा क्या है, अगर आपका इक्वलाइजेशन लेवी 165 यानी कि इधर कट चुका है आपका इक्वलाइजेशन लेवी, तो आपको यहां नहीं आना है 6% 2% वाले में, तो यहां कैसे कट सकता है, हमने देखो यहां पर क्या कहा, गुड्स सर्विसेज और बोथ, हमने कहा गुड्स सर्विसेज और बोथ, सर्विसेज मिली, सर्विस तो ये भी हो सकती है ना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, ये भी हो सकती है ना, तो हो सकता है उस जगह पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो और हमने ईसीओ वगैरह से कहीं से ले रखी हो, तो हम 6% वाले पे चले जाएंगे। तो इसलिए कह रहा है इक्वलाइजेशन लेवी अगर 165 में एप्लीकेबल हो चुका है, यानी कि 6% लग चुका है, तो अब 2% हमें को नहीं चाहिए, मत काट।
क्योंकि हमारे को ज्यादा पैसा चाहिए ना, 6% चाहिए। ऐसी कंडीशन यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए। कह देते अगर 165 ए में कट चुका है, यानी कि 2% कट चुका है, तो इस पर 6% मत देना, सरकार का लॉस है। इसलिए सरकार ने उल्टा कहा, सरकार कहती है 2% नहीं लेंगे अगर 6% लग चुका है तो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब छोटी छोटी सी बातें बची हैं। फिर इक्वलाइजेशन लेवी वहां भी डिपॉजिट कराना होता था, वहां क्या तक करवाना होता था? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर थोड़ी कहानी उल्टी है, यहाँ क्वार्टर के बेसिस पर चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं ना, हर महीने का नहीं हो सकता, और इधर तो हमारे को टर्नओवर वगैरह भी देखना है, तो बहुत हैवी कैलकुलेशंस हो जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो इनको ना हर महीने परेशान नहीं करेंगे हम इनको क्वार्टर एंड पर परेशान करेंगे। आपका जून का क्वार्टर है, सितंबर दिसंबर मार्च इनके क्वार्टर्स हैं, तो आपको देखो जून में अगले महीने की 7 तारीख वही है, सितंबर अगले महीने की 7 तारीख, दिसंबर अगले महीने की 7 तारीख। याद क्या रखना है? मार्च याद रखना है। मार्च का अगर क्वार्टर एंड हुआ तो 31 मार्च इज द डेट। मैंने हाईलाइट भी करके दिया है कि 31 मार्च आपकी डेट हो जाएगी, उसमें आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे पर नहीं, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को नहीं जाना है। ठीक नाउ, अब पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या है? नॉन पेमेंट की, नॉन डिडक्शन की पेमेंट वो है क्या? नहीं, नॉन पेमेंट की, इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी, और रीजनेबल कॉज हुआ तो कोई पेनल्टी नहीं आएगी। अब देखो छोटे छोटे से पॉइंट देख लो। अगर किसी ट्रांजेक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लग गया तो वो इनकम टैक्स एक्ट में हो जाता है एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50। 10 क्लॉज 50 में वो क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर किसी ट्रांजेक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लग गया तो उस पर अब इनकम टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपको पेनल्टी से प्रॉब्लम है, अगर आपके ऊपर जो लगाई गई पेनल्टी है, अभी हमने ये पेनल्टी लगाई इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी और ये सारी पेनल्टी लगाई, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप सीआईटी अपील्स में जाना। 30 दिन के अंदर अंदर आपको सीआईटी अपील्स पे जाना पड़ेगा। जब भी वो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, कि पेनल्टी का ऑर्डर जब मिलेगा आपको, उस दिन से रिसीव्ड के डेट से आपको 30 दिन के अंदर अंदर जाके अपनी अपील फाइल करनी पड़ेगी सीआईटी अपील्स के पास। नाउ, अब ये पता कैसे चलेगा सरकार को ट्रांजेक्शन हो रहा है? तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन देनी पड़ेगी बाय 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बाय द असेसी और द ईसीओ। असेसी यहाँ पर इस केस में क्या? एनआर। इस केस में क्या? ईसीओ। तो सिंपल सी बात है, आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी तो सरकार को 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, शब्द क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अब हमें क्या आदत है? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात करने की। यहाँ सिंपल सी बात है, 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को खत्म हो जाना ईयर, तो हमारे को उसके 30 जून तक हमारे को क्या करना पड़ेगा? आपको आपको उसका स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब अगर आपने स्टेटमेंट नहीं दी तो क्या होगा? 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस। इसमें कोई अपर लिमिट है क्या? यहां तक ही लगेगी? नहीं, जब तक भी आप डिफॉल्ट करोगे तब तक वो पेनल्टी लगती जाएगी, फिर वो इक्वलाइजेशन लेवी से ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ, रिवाइज स्टेटमेंट विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपसे कोई गलती हो गई उस स्टेटमेंट में, तो आपको स्टेटमेंट कब तक फाइल करनी थी? 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तब तक फिर आपको कितना, 2 साल का और समय है। 2 साल के अंदर अंदर आप रिवाइज स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हो फ्रॉम द ड्यू डेट, जब तक आपको उसको फाइल करनी थी, फ्रॉम द ट्रांजेक्शन की डेट से। ठीक है ना? फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपने गलत स्टेटमेंट फाइल कर दी तो 3 years प्लस फाइन की, आप प्लस फाइन आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आपको 3 years के जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। आई होप इक्वलाइजेशन लेवी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत इजीली 10-11 मिनट में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वाले नोट चाहिए, इसमें इक्वलाइजेशन लेवी इतने शॉर्ट में कंप्लीट किया हुआ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे 42 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं अवेल करी है, तो जस्ट नीचे ही गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भरना। आफ्टर सबमिटिंग अ फॉर्म आपको एक ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर लेना पूरे 42 क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। हमारे 42 क्वेश्चंस की लिस्ट में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसी इक्वलाइजेशन लेवी के हैं। आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे इसका आंसर अपने इसी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको क्या अच्छा लगा इसमें, आप मुझे एक फीडबैक भी देकर चलेंगे, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करवानी थी, या फिर क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक देते हुए चलेंगे, जिससे मैं आगे भी इंप्रूव कर सकूं। मेरा प्लान है मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बट कुछ धीरे धीरे आप लोगों को भी होमवर्क देता रहूं, जैसे कि आप लोग पहले से पहले करते रहो। तो टॉपिक कंप्लीट करवा के मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अभी मैंने इक्वलाइजेशन लेवी कंप्लीट कराया, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमारे 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। टेक केयर, पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत करीब है। अब किसी और चीज में टाइम पास मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज में टाइम पास करो। मैं भी ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और धूम मचा के आएंगे। इस बार 80+ लेकर आना है, लिख कर जाना है, 80+ लेकर आना है। चलो टेक केयर, बाय बाय।